विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? अगर आपको इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो ऑलरेडी पीजीटीसीएस के ही अगर आप ऊपर जाओगे प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो काफी सारी वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स पर अपलोड कर चुका हूं। उन्हीं में से एक है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस वहां आप देख सकते हो, एग्जाम्पल के साथ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो बात यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस की है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस कब होता है? जब मेरे पास एक बेस क्लास है ए, ठीक है, एक बेस क्लास है ए, ठीक है, और मेरे पास एक ड्राइव क्लास है सी, ठीक है, तो इसका एक पेरेंट है तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। हो सकता है कि इसके दो पेरेंट हो, ठीक है, बी, ये दो पेरेंट है इसके, तो ये भी एक मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। यानी एक ऐसा चिल्ड्रन जिसके दो पेरेंट है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस कहला जाएगा। और जावा में ये पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हालांकि इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस को जो अचीव किया गया है वो इंटरफेस की हेल्प से किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। और अगर सिंगल इनहेरिटेंस कितना होगा? सिंगल इनहेरिटेंस जिसमें सिर्फ एक ही एक चिल्ड्रन का एक ही पेरेंट होगा, लेकिन एक, दो या दो से अधिक पेरेंट होंगे तो वो हो जाएगा क्या? मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब मल्टी लेवल क्या हो जाएगा? मल्टी लेवल जैसे ए, बी और सी। बी ने ए को इनहेरिट किया और सी ने बी को इनहेरिट किया, तो ये हो गया मल्टी लेवल। ठीक है, हायरार्किकल किसे बोलेंगे? हायरार्किकल बोल लो या ट्री इनहेरिटेंस बोल लो, ये उनको बोलेंगे जिसमें दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस एक साथ लगेगी। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास ए है, ठीक है, बी, सी, यहां पर दो, एक पेरेंट है, इसके दो चिल्ड्रन है, ठीक है। और अगर मैं इसे कर दूं ये ठीक है, अगर मैं इसे कर दूं बी, तो ये क्या हो गया? एक चिल्ड्रन, इसके दो पेरेंट। तो ये एक सीधा एग्जांपल है किसका? हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 4 बिट के नंबर को ऐड करना है तो कितने हाफ एडर और कितने फुल एडर की मुझे जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखना, कितना भी बिट का पूछा हो, 4 बिट हो, 16 बिट हो, 20 बिट हो, हमेशा हाफ एडर एक ही इस्तेमाल होगा और बाकी जितने बच जाएंगे n-1 वो क्या होंगे? फुल एडर होंगे। ध्यान रखना इस बात का। इसमें तो 4 बिट का पूछ लिया गया है, हो सकता है कि अगली बार 8 बिट का एडर पूछ लिया जाए, तो उसमें सिर्फ एक हाफ एडर होंगे, जितने बच जाएंगे बाकी सारे के सारे कितने होंगे? फुल एडर। यहाँ पर 4 बिट का है तो एक हाफ एडर और जितने बच जाएंगे बाकी सब फुल एडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रेफर टू द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर टू पोजीशन द रीड राइट, ये राइट है, हाँ वाइट लिखा हुआ है, रीड राइट हेड ऑफ हार्ड डिस्क ऑन अप्रोप्रिएट सेक्टर। सेक्टर पे जाना है। देखो दो चीज होती है, अगर आपको ट्रैक पे जाना है तो वो कहलाया जाएगा सीक टाइम, और अगर आपको सेक्टर पे जाना है तो वो कहलाया जाएगा रोटेशनल लेटेंसी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। एंटी अलाइजिंग इज इंपोर्टेंट टू इंप्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट। इट डील्स विद एलिमिनेशन ऑफ जैगीज। ठीक है, तो जैगीज समझ लेते हैं होता क्या है। अच्छा, जब कभी भी हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, है कि नहीं? जब भी कोई लाइन ड्रॉ करता हूं तो, या कोई स्ट्रेट लाइन की बजाय या मैं कर्व अगर मोड़ू, तो अगर आपने देखा होगा थोड़े इस प्रकार के थोड़े पिक्सल फट से जाते हैं। स्टेयर केस इफेक्ट बोलते हैं इसको, यानी सीढ़ियों की तरह पिक्सल हो जाते हैं जब भी हम लाइन या कर्व बनाते हैं। एक्चुअली बनती कैसी है? बहुत सारे पिक्सल, बहुत छोटे छोटे पिक्सल को एक साथ जोड़ा जाता है। तो अगर रेजोल्यूशन ठीक नहीं है स्क्रीन का तो वो पिक्सल हमें फटे हुए से नजर आते हैं, जो बोलते हैं कि यार इमेज थोड़ा बेकार नजर आ रही है। तो उस इमेज को सही करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, टेक्निक बोलूं या सॉफ्टवेयर बोलूं, जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है वो है एंटी अलाइजिंग। तो ये जरूरी है, ठीक है, जैगिस को हटाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। एज्यूम दैट, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, लेट मी करेक्ट इट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये कोड, सूडो कोड दिया गया है, पूछा गया है कि ये कोड क्या कर रहा है। तो चलिए एक्स एंड वाई अपने हिसाब से कुछ वैल्यू ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ एक्स की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 2, और वाई की वैल्यू ले लेता हूँ मैं, सॉरी, एक्स की वैल्यू ले लेता हूँ 4, वाई की वैल्यू ले लेता हूँ 8, कुछ भी ले सकते हो। जब तक x, क्या x y के बराबर नहीं है? यस, x इज नॉट इक्वल टू y। ठीक है, तो क्या ये है? ये भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या x y से बड़ा है? नहीं, x y से बड़ा नहीं है। तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी, तो एल्स वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा? x की वैल्यू तो 4 ही रहेगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, और y की वैल्यू में x, क्या y की वैल्यू में x जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, तो y की वैल्यू से x कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा कितना? 4। ठीक है,
अब भी एक्स वाई के बराबर नहीं है, ये कंडीशन गलत बोल रहा है। अब एक्स वाई के बराबर है तो यहाँ पर ये एक्स को प्रिंट कर देगा और एक्स क्या है, ये है 4, और 4 क्या है इनमें, 4 है सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। दैट मीन्स इट कैलकुलेट जीसीडी। ठीक है, अब ये थोड़ा कन्वर्ट करते वक्त थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, अदरवाइज इसको आप खुद ही इंटरप्रेट कर सकते हो अपने हिसाब से वैल्यू लेकर कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, How many gates would be required to implement the following expression? ठीक है, ये है AC प्लस BC, तो बड़ा आसान है। अगर आप देख रहे हो AC और AC यहाँ पर भी है, इसे हम ले सकते हैं कॉमन, तो AC कॉमनली अंदर बचता है 1 प्लस B, और 1 प्लस B कितना हो जाएगा B, सॉरी 1, तो ये हो जाएगा AC। तो कितने गेट चाहिए होंगे इसके लिए, ये हो जाएगा ऐसे, और ये एंड गेट है, प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे लूंगा A और यहाँ पे लूंगा C, और ये कितने गेट चाहिए होगा, सिर्फ एक गेट से ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, टू डिक्लेयर द वर्जन ऑफ XML, इनमें से कौन सा सिंटेक्स करेक्ट है। ध्यान रखना XML जब भी इस्तेमाल करेंगे डबल कोट में होनी चाहिए, ये सभी सिंगल कोट में, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, A multimedia project is said to be non-linear and user interactive when user are given navigational control. Non-linear is the right answer। हो सकता है कि ये बहुत से लोग गलत कर गए हो। क्वेश्चन नंबर 4 और 8 अभी तक ऐसा आया है जो लोग गलत कर सकते हो। आप देखिएगा कितने क्वेश्चन ऐसे आया है जो कि शायद लोगों को जानकारी ना हो या गलत कर दे। आप देखिएगा 100 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन आप कर पाओगे, कितने क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो। On which of the following storage media storage of information is organized as a single continuous spiral groove? अब ध्यान रखना है, यहाँ पर बात करिए कंटिन्यूस, तो रैम में तो नॉन कंटिन्यूस भी आ सकता है, तो रैम इज नॉट द आंसर। और ये स्पाइरल किस में होता है, इस प्रकार से मेमोरी किस में होती है, ये जिसमें मेमोरी इस प्रकार से सेक्टर और ट्रैक में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, अगर याद हो आपको तो ये होता है हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क इज द राइट आंसर। द एड्रेसिंग मोड यूज इन इंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म एड एक्स वाई, वो कौन सा हो सकता है। अब देखो इस क्वेश्चन को बताने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, समझने में दिक्कत हो सकती है। ये इमीडिएट नहीं है, इमीडिएट कैसे हो सकता है, इमीडिएट वहां पर होगा जहां पर इस प्रकार से होगा रजिस्टर 1 इज इक्वल टू रजिस्टर 1 प्लस 100। अगर मैं इस प्रकार का हो, ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट, क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट, तो इसको बोलेंगे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, तो ऑप्शन सी इज नॉट द आंसर। और अब हम इनडायरेक्ट किसे बोलेंगे, इनडायरेक्ट बोलेंगे जहां पर रजिस्टर 1 होगा और यहाँ पर मेमोरी होगी एक मेमोरी के लिए। ठीक है, तो ऑपरेंड मेरा कहाँ होगा, इस मेमोरी पे जाऊंगा, ये जो मेमोरी होगी सपोज करो ये 100 है, 100 पे गया, अब यहाँ पर ऑपरेंड मेरा पड़ा हुआ है। ठीक है, इस 100 पे मेरा ऑपरेंड पड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, तो ये भी यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन सी भी मेरा हो जाएगा गलत। ठीक है, ऑप्शन बी भी मेरा है गलत, बचता है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ indefinite blockage of low priority jobs in general priority scheduling algorithm can be solved using। अच्छा ये देखो कभी कभी क्या होता है कि स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। स्टारवेशन की प्रॉब्लम किसके कौन कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आ सकती है, एक बार अपने माइंड में रिवाइज करिए कहाँ कहाँ पर स्टारवेशन आ सकता है। स्टारवेशन मतलब कि ऐसी कौन सी ऐसी एल्गोरिथम है जिसमें प्रोसेस जो है स्टार में ना भूखे मर जाना, यानी जिसको प्रोसेस नहीं मिल पाएगी, जिसको रिसोर्स नहीं मिल पाएंगी, तो ऐसी कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है, जैसे कौन सी हो सकती है। अगर मैं बात करूं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ये मेरे पास एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। ठीक है, ये क्या करता है, ये उस प्रोसेस को रिसोर्स देता है, या मैं कहूं प्रोसेसर उस प्रोसेस को हैंडल करेगा जिसका बस टाइम कम होगा, है ना, तो जिसका टाइम कम रहेगा। तो ऐसे में अगर कोई लॉन्गेस्ट प्रोसेस आ गई तो उसको तो कोई प्रोसेस नहीं मिलेगा, वो तो स्टार्व हो जाएगी। तो उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, उसको दूर करने के लिए एक टेक्निक आई है, वो टेक्निक है एजिंग। एजिंग मतलब कि जैसे जैसे मेन मेमोरी के अंदर प्रोसेस अपना टाइम व्यतीत करेगी, थोड़ी देर के लिए रहेगी, उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो वैसे वैसे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यानी जितनी देर तक वो मेन मेमोरी रहेगी उसका टाइम भी बढ़ता चला जाएगा कि अब की बार तो प्रोसेसर इसे रिसोर्स दे ही देगा। तो एजिंग एक टेक्निक है जिससे कि जितनी भी वेटिंग प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, बड़ा अच्छा इंटरव्यू में पूछा जाता है ये स्टारवेशन और एजिंग। व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज कलेक्शन क्या होता है। गार्बेज कलेक्शन बड़ा आसान है, मेमोरी रिक्लेम्ड हो जाती है व्हेन ऑल रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट आर गॉन। ये मैं बात कर रहा हूं, यहां पर मैंने एक इंट m डिक्लेयर किया है। ठीक है, यहां पर मैंने इंट
एम डिक्लेयर किया है। और इस स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन के बाद अब इस मेमोरी को कोई जरूरत नहीं है, जहां इसने कहीं ना कहीं इसने मेमोरी रिक्वायर करी होगी मेन मेमोरी के अंदर, अब इसकी जरूरत नहीं है, आउट ऑफ स्कोप। ठीक है, तो अब क्या करेगा गार्बेज कलेक्शन, इसने जो एड्रेस स्टोर किया था, सपोज करो इसने एड्रेस स्टोर किया था 1004 पर, तो ये एड्रेस जो इसने स्टोर किया था एक मेरे वेरिएबल m ने, इसकी मेमोरी को रिक्लेम्ड कर दिया जाएगा या फ्री कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, गार्बेज कलेक्टर के द्वारा। ठीक है, तो गार्बेज कलेक्शन का काम क्या रहता है, रिक्लेम द मेमोरी यूज्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगला है कि इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होगा, सबसे पहले एनालाइज होगा, तो ये ऑप्शन सी और डी कैंसिल। तो एनालाइज के बाद डिजाइन, डिजाइन के बाद कोडिंग, कोडिंग के बाद टेस्टिंग, ऑपरेशनल, मेंटेनेंस लास्ट में होना चाहिए ऑफ कोर्स, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन रिलेशनल डाटाबेस मॉडल कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन का, कार्डिनलिटी का मतलब उसमें टपल्स कितनी है। अगली बार क्वेश्चन में कार्डिनलिटी का अलावा अगर यहाँ पे डोमेन लिखा गया, डोमेन का मतलब कि उसमें कितने एट्रीब्यूट्स हैं, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, क्या बोला मैंने, लेट मी रिपीट माई सेल्फ, कि अगर उसमें कार्डिनलिटी है तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ टपल की बात कर रहे हैं, और अगर अगली बार डोमेन आ गया तो इसका मतलब वो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, द 10 base 5 केबलिंग इज ऑल्सो नोन एज थिक इथरनेट। और ये थिक इथरनेट, ये 10 का मतलब क्या है, 10 का मतलब है कि इसकी जो बैंडविड्थ रहेगी वो कितनी रहेगी, 10 Mbps। ठीक है, स्पीड कितनी देगा, 10 Mbps इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और ये 5 का मतलब है कि जो केबल है वो 500 मीटर तक इस्तेमाल की जा सकती है, उसके बाद रिपीटर की इस्तेमाल मुझे करना पड़ेगा। तो 10 Mbps और 500 मीटर तक ही, तो ये कैसा केबल है, ये मोटा केबल है, थिक इथरनेट। और अगली बार हो सकता है क्वेश्चन में 10 base 5 की जगह 10 base 2 आ जाए, तो ये कौन सा हो गया, ये हो जाएगा आपका थिन इथरनेट। ध्यान रखना इस बात का। और यहाँ पर अगर 5 की जगह 2 आ गया, इसका मतलब कि ये केबल 10 Mbps की स्पीड तो देगी, लेकिन ये 500 मीटर की बजाय कितना मीटर तक यूज हो सकती है, 200 मीटर तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द बिट रेट फॉर ट्रांसमिटिंग अनकंप्रेस्ड पिक्सल विद इन 8 बिट पर पिक्सल एंड 40 फ्रेम पर सेकंड। आसान क्वेश्चन है, सब कुछ क्वेश्चन में दे दिया गया है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में 2018 जुलाई में आ चुका है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले कि बिट रेट पूछा हुआ है, तो 880 गुना 600। ठीक है, और एक पिक्सल में कितने बिट है, एक पिक्सल में 8 बिट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो गुना 8। ठीक है, और 40 फ्रेम जाएंगे एक सेकंड में, 40 फ्रेम जाएंगे एक सेकंड में। इन सब की अगर हम गुना करेंगे तो ये बिट में आंसर आएगा। अब बिट को आपको मेगाबाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 153.6 Mbps। ये मैं कर नहीं रहा हूँ, कैलकुलेशन है, इसको आप खुद से सोल्व कर सकते हैं। आंसर आएगा आपका किसमें, आंसर आएगा बिट पर सेकंड में, और उस बीपीएस को आपको एमबीपीएस में तब्दील करना पड़ेगा, है ना। तो उसको कर लीजिएगा, बड़ा आसान है। एक बिट को अगर एमबी में करोगे तो 10⁶, है ना, 10⁻³ तो हो जाएगा किलो के लिए, और 10⁶ हो जाएगा मेगा के लिए। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आईपी एड्रेस इन बाइट, तो आईपी वो हो जाएगा 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, प्रोग्राम काउंटर कंटेंट इंडिकेट व्हाट। जो प्रोग्राम काउंटर है यानी पीसी, वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कि अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा आपको एग्जीक्यूट करना है। सपोज करो अब ये 1 2 3 है, आपका पीसी अगर 3 पर है तो अगला इंस्ट्रक्शन क्या होगा, 3+1, 3+1। ठीक है, तो 3+1 ही होगा या 4 होगा, इट डिपेंड्स, है ना, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि आपका एक एक प्रोसेस वो कितने साइज की है। तो फिलहाल हम यूनिक मान के चल रहे हैं, 1 मान के चल रहे हैं। तो प्रोग्राम काउंटर हमेशा अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है, द एड्रेस वेयर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड। ठीक है, which of the following is the most appropriate format for graphic that are to be embedded within internet document। बहुत फेमस है GIF, आज सब इस्तेमाल कर रहे हैं। The technology that stores only the essential instruction on a microprocessor chip and thus enhance its speed is referred to as reduced instruction set computer। ठीक है, ये अपने पास ही वही इसेंशियल इंफॉर्मेशन अपनी चिप पे रखता है, और जो कि इसेंशियल नहीं होता है उनको अपनी चिप पे नहीं रखता है। तो इसलिए RISC जो है थोड़ा फास्ट काम करता है, स्पीड इसकी तेज होती है। इसका नाम भी बड़ा, अगर आप इसकी फुल फॉर्म जानते हो तो इसको आप टिक कर सकते थे, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 सिग्नल ईच रिक्वायरिंग 3000 हर्ट्ज। ठीक है, 10 सिग्नल है, प्रत्येक को कितना हर्ट्ज चाहिए, 10 सिग्नल 3 हर्ट्ज, तो 10 गुना 3000 हर्ट्ज। जैसा क्वेश्चन लिखा गया वैसा कर लिया।
ये 10 सिग्नल है, जब आपको एक ही सिंगल चैनल में भेज रहे हैं मल्टीप्लेक्स की हेल्प से। हाउ मच मिनिमम बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड फॉर मल्टीप्लेक्स चैनल, एज्यूम दैट गार्ड बैंड्स आर 300 हर्ट्ज। अब देखो 10 सिग्नल है, यानी 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनके बीच में कितने गार्ड्स रहेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 रहेंगे। और एक गार्ड बैंड जो है 300 हर्ट्ज का है, तो 9 कितने का होगा? 2700 का। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30,000 और 2700, तो टोटल कितना हो जाएगा? 32700। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कोई भी इतना तगड़ा न्यूमेरिकल इसमें नहीं आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर को लेकर, या फिर मोबाइल कंप्यूटिंग से, कि जो आप करना पाओ। अगर आपको इसका फॉर्मेट नहीं मालूम, जैसा क्वेश्चन में लिखा गया है वैसे ही आप थोड़ा बहुत भी आइडिया लगाओगे तो आप टिक मार सकते हो, और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो इससे आपको हेल्प हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन अगले पार्ट से। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब